Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। डेमोक्रेसी कहते हैं जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण। राजनीति की नब्ज समझने वाले जानते हैं कि भविष्य की सियासत किस करवट बैठेगी। ये जानना हो तो वर्तमान की बातें सुनिए। सिर्फ वो बातें नहीं जो जबान से कही जाती हैं, वो भी जो जुबान पर आती नहीं, लेकिन जिसका संदेश बेहद अहम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं और 27 जून को भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यह संबोधन क्यों अहम है, ये मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार। राजनीति की गलियों में गूंजती हर सियासी बात की पूरी पड़ताल के साथ पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं हाजिर हूं, अदिति नागर। पॉलिटिकल कॉरिडोर में पीएम मोदी के भोपाल के भाषण की चर्चा आज क्यों हो रही है, ये आपको मैं बताऊंगी। उससे पहले पीएम मोदी की कुछ बातें आपको फिर से सुना देती हूं। पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण। संतुष्टीकरण कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। ये 3 बयान नहीं, 3 संदेश हैं, जिसमें 2024 की सियासी लड़ाई का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये क्यों है, इससे क्या आप सिर्फ 2 बातों से समझ लीजिए। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुटता को अपना हथियार बना रहा है। विपक्ष को लगता है कि अगर हर सीट पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतरे तो बीजेपी को 2024 में सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। विपक्ष एकता की ये बातें जमीनी स्तर पर कितनी कारगर हैं, फिलहाल मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगी, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष की इस रणनीति की काट जरूर ढूंढ ली है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का नारा दे रही है और इसके जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश हो रही है।
आमतौर पर अब तक यही माना जाता रहा है कि मुस्लिम समुदाय का बड़ा तबका बीजेपी को वोट नहीं देता और बीजेपी भी मुसलमानों को वोट नहीं देती। लेकिन यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ दिया। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने करीब 395 उम्मीदवार उतारे, 6 नगर पालिका अध्यक्ष और 32 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी जीते भी। इसके अलावा कई सभासद और पार्षद प्रत्याशियों की भी जीत हुई। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने यह रणनीति उत्तर प्रदेश में अपनाई है, जहां हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ। यानी बीजेपी को अब जिताऊ मुस्लिम उम्मीदवारों से कोई परहेज नहीं और पार्टी ने मुसलमान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये सिक्के का है एक पहलू। बीजेपी ये अच्छी तरह समझ रही है कि एक बड़े समुदाय के वोट बैंक को खुद से दूर रखकर सिर्फ 80% की राजनीति करना विपक्ष को लीडिंग एज देने की तरह है और इसीलिए पार्टी सभी को समान नजरों से देख रही है। मिस्र की अल हाकिम मस्जिद में पीएम का जाना भी उसी नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। मिस्र में मौजूद अल हाकिम मस्जिद 11वीं सदी की है। 3 महीने पहले ही मस्जिद की मरम्मत का काम भी पूरा हुआ है। 2017 में मस्जिद में वास्तुशिल्प नवीनीकरण का काम शुरू हुआ था। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मस्जिद की मरम्मत में दाऊदी बोरा समुदाय की बड़ी अहम भूमिका है और भारत में करीब 5 लाख बोरा मुसलमान रहते हैं। माना जाता है कि बोरा समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव तब से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बोरा समुदाय के लोग सूरत को अपना घर मानते हैं और पीएम मोदी इससे पहले भी बोरा समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होते रहे। लेकिन मिस्र की धरती से उन्होंने बोरा समुदाय के जरिए देश के सभी मुसलमानों को संदेश दिया कि वो किसी से दूर नहीं। इतना ही नहीं, बोरा समुदाय के अलावा पीएम मोदी पसमंदा मुसलमानों की भी बात करते रहे हैं। भारत में मुस्लिम समाज में पसमंदा मुसलमानों की आबादी 85% है। पसमंदा मुसलमानों में दलित और पिछड़ा समाज के मुस्लिम आते हैं, यानी पार्टी 85% मुसलमान वोट बैंक को अपनी ओर लाने की जुगत में लगी हुई है। जबकि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून और हलाला के खिलाफ आवाज उठाकर बीजेपी पहले ही महिला मुस्लिम वोटर्स के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की राजनीति मुसलमानों को अनदेखी करती आई है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कई योजनाएं लागू हुई और इन योजनाओं के लाभार्थियों में मुसलमान समुदाय के भी लोग पीछे नहीं हैं। पीएम आवास, जनधन, राशन, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना के लाभार्थियों में 30% मुसलमान हैं। 20 लाख अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार के लिए 7,414 करोड़ की आर्थिक मदद की गई है। 2014 में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लगभग 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। सीखो और कमाओ योजना के तहत 2022 में अल्पसंख्यक वर्ग के 8 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा है। नया सवेरा योजना के तहत प्रतियोगिता के लिए 1 करोड़ 19 लाख से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता भी मिली है। नई रोशनी योजना के तहत पिछले 3 सालों में 40,000 मुस्लिम महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। अब महिला और पसंदा मुसलमानों के बाद बीजेपी ने 2024 के लिए अपना थ्रुप का इक्का चला दिया है। वो इक्का है यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस कोड के जरिए बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। यूसीसी का मुद्दा काफी पुराना है। देश की संविधान सभा में भी इस मुद्दे पर काफी तीखी बहस हुई थी। वो संविधान सभा जहां देश का संविधान क्या होगा ये तय किया गया था। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा हुई। यूसीसी पर चर्चा के अंत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आश्वासन दिया कि यूसीसी को लोगों पर फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 44 सिर्फ ये कहता है कि राज्य एक नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। हालांकि बाबा साहब ने भविष्य में स्वैच्छिक तरीके से संसद में कानून के जरिए यूसीसी को लागू करने के प्रावधान का आश्वासन भी दिया। लेकिन देश का संविधान लागू होने के बाद से लेकर आज तक ना तो इस पर कोई आम सहमति बनी और ना ही यूसीसी कानून बन सका।
और अब प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी के पिटारे को 2024 से पहले खोल दिया है। राजनीतिक गलियारों में मेरे सूत्र के मुताबिक बीजेपी इसी साल मॉनसून सत्र में इसका प्रस्ताव पेश करेगी और फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जा सकता है और विंटर सेशन में इसे कम से कम लोकसभा से तो पास करने की पूरी तैयारी है। मतलब साफ है कि बीजेपी यूसीसी को 2024 की सियासी बिसात पर अहम मोहरा बनाने जा रही है और उसकी पूरी प्लानिंग कर चुकी है। और यूसीसी क्यों विपक्ष के लिए मुसीबत है वो भी आपको बता देती हूं। बीजेपी शुरू से ही यूसीसी का समर्थन करती आई है। आर्टिकल 370 हटाने की तरह ये पार्टी के शुरुआती और मुख्य एजेंडे में शामिल रहा है। बीजेपी के नेता पार्टी के गठन से पहले यानी कि जनसंघ के जमाने से ही इसे मुखर बात करते रहे, समर्थक इसके रहे, इसका समर्थन करते रहे और इसीलिए बीजेपी के लिए ये पूरी तरीके से अपने वादे को पूरे करने वाली बात है, जबकि कांग्रेस के लिए ये गले की फांस है। इसीलिए वो विरोध कर रही है। आप यानी आम आदमी पार्टी का एक धड़ा जो है इसके समर्थन में है, तो वहीं शिवसेना का उद्धव गुट भी इसकी मुखालफत का जोखिम नहीं उठा सकता और शरद पवार अपनी पार्टी के नेताओं से फिलहाल इस पर मौन रहने को कह चुके हैं। मतलब साफ है कि पीएम मोदी ने अपने इस दाव से विपक्षी एकता के दावों को ध्वस्त कर दिया है और इस मुद्दे पर विपक्ष की एक राय बनना मुश्किल नजर आता है। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि आखिर यूसीसी से क्या बदल जाएगा और क्यों समाज के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर विरोध हो रहा है। अगर यूसीसी आता है तो मौजूदा कानून जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात हो या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम एक्ट 1956 में संशोधन जरूरी हो जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में कहा गया है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते। यूसीसी में इस तरह के अपवादों को जगह नहीं दी जाएगी। द मुस्लिम पर्सनल जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामिक कानून से शादियां तलाक होगा। ऐसे में अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव किया जाएगा। साथ ही पॉलीगैमी यानी कि एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा खत्म हो जाएगी। आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत सिख समुदाय में शादियां होती हैं। खास बात यह है कि यहाँ तलाक का कोई प्रावधान नहीं। तब अगर पति पत्नी अलग होते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट को माना जाता था, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो आनंद एक्ट में शामिल सभी समुदाय में शादियां या जो एक कानून के तहत ही की जाएंगी। पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के तहत कहा गया है कि अगर कोई भी पारसी महिला किसी अन्य धर्म में शादी करती है तो वो पारसी परंपराओं से जुड़े सभी अधिकार खो देगी। साथ ही पारसी समुदाय में गोद ली हुई बेटियों के अधिकार को भी मान्यता नहीं दी जाती। अब जबकि गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी आता है तो सभी पर एक तरह का नियम लागू होंगे। अब देखिए, ईसाई समुदाय में यूसीसी के आने का असर उत्तराधिकार, गोद लेना और विरासत जैसी चीजों पर पड़ेगा। क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ के सेक्शन में जो 10(1) जो सेक्शन है उसके तहत अगर जोड़ा अलग होना चाहता है तो उन्हें तलाक के लिए 2 साल अलग रहना ही होगा। वहीं सक्सेशन एक्ट 1925 में कहा गया है कि मां को मृत बच्चे की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा और ऐसी संपत्ति पिता को मिलती है। अगर यूसीसी आता है तो प्रावधान खत्म हो जाएंगे। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो यूसीसी किसी को उसका धर्म मानने से नहीं रोकता। अगर कोई असर पड़ेगा तो वो शादी ब्याह, संपत्ति के अधिकार और जीने के तरीके पर पड़ सकता है। अभी इसका कोई ड्राफ्ट वैसे तैयार नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि एक ड्राफ्ट उत्तराखंड से तैयार होकर आया है। अब वो क्या कुछ कहता है, मोटे तौर पर समझें तो यूसीसी लागू होने के बाद शादी के लिए लड़कियों की उम्र बढ़ सकती है। शादी का रजिस्ट्रेशन हर हाल में जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल सकती है। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान अधिकार मिल सकते हैं। तलाक का आधार पति पत्नी दोनों पर एक जैसा लागू होगा।
पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, उत्तराधिकार में लड़कियों और लड़कों को बराबर हिस्सा मिलेगा, लिव इन का डिक्लेरेशन जरूरी होगा, माता पिता को सूचना दी जाएगी, बच्चों को गोद लेने में गार्जियनशिप प्रक्रिया आसान हो सकती है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की संख्या तय हो सकती है। सभी लोगों को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल सकता है। साफ है कि अगर ये कानून बना भी तो ट्रिपल तलाक, बहुविवाह, हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर चोट करने के साथ साथ लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव को भी कम करने वाला होगा। फिर भी इसको लेकर विवाद सियासी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी को लेकर कई बार अहम टिप्पणी कर चुका है। 1980 में बहुचर्चित मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच सौहार्द और संतुलन संविधान का महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत है। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है। 1995 में सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 44 के तहत व्यक्ति की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। 2017 में 3 तलाक से संबंधित शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि वो उचित विधान बनने पर विचार करे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जॉस पाउलो केस में टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई कारगर प्रयास अब तक नहीं किया गया। तो यह साफ है कि यूसीसी संविधान की आत्मा की तरह है और देश की सबसे बड़ी अदालत भी ये चाहती है कि कानून एक हो। मुद्दा सामाजिक है लेकिन विवाद सियासी, और इसकी वजह यह है कि एक बड़ा तबका अब भी नए भारत, बदलते भारत को पुरानी और संकीर्ण मानसिकता से आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। ये वो देश है जहां सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह पर रोक जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी जंग लड़ी गई है और आज भी ये लड़ाई जारी है। लेकिन समानता की बात करने वाली सरकारें और पार्टियां यहां आकर मौन हो जाती हैं क्योंकि सवाल वोट का है। इसीलिए शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर देश की आत्मा की मौत का तमाशा देखा जाता है। जिम्मेदारी साझा थी, लड़ाई सबकी थी। जरूरत समाज के उस तबके को समझदार बनाने की थी जो रूढ़िवादिता में अटका हुआ है। लेकिन संग्राम इस बात पर छिड़ गया कि यह देश की विविधता को चोट पहुंचाने वाला है। कोई ये नहीं बताता कि 3 तलाक के खिलाफ कानून कैसे देश की विविधता पर चोट पहुंचाता है। हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाएं कैसे समाज हित में हो सकती हैं। कैसे बेटियों को बेटों से अलग मानकर कोई समाज आगे बढ़ सकता है। देश की अनेकता उसकी संस्कृति में है, पर देश की एकता उसकी सोच में होनी चाहिए। तभी तो हिंदुस्तान शान से कहेगा, अभिमान से कहेगा, बेटा बेटी एक समान, बंद करो ये घमासान। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आवर विजन इज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। डेमोक्रेसी कहते हैं जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण।